वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो आज हमें ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिल रहा है उसके बारे में। हम रीजंस जानेंगे, इस क्रैश के पीछे के रीज़न क्या थे, और ये भी जानेंगे क्या अब यही समय है स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर लेने का, क्योंकि क्रैश कोई छोटा मोटा नहीं था। निफ्टी मोर देन 2% की क्रैश में एक दिन में हमें देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में भी और बैंक निफ्टी भी मोर देन 2% से क्रैश देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये ज़बरदस्त क्रैश के पीछे के रीजंस क्या हैं, फिर हम जानेंगे क्या सही समय है एग्जिट करने का। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है करीबन 400 पॉइंट की गिरावट में है। मार्केट अभी करंटली रनिंग है, मार्केट क्लोज होने को समय है, तो क्लोजिंग में हमें एग्जैक्ट रेशो समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी इससे पहले मार्केट अगर आपने 1 घंटा पहले देखा होगा तो करीबन 2.5% की गिरावट में हमें निफ्टी देखने को मिल रहा था। 2300 का जो रेशो है 23,000 का ये आ चुका है निफ्टी में। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि निफ्टी में भी भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी हमें करीबन 2.5% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। 1000 पॉइंट्स की गिरावट ये देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यानी 1300 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। वहीं पे एक बार ग्लोबल मार्केट पे नज़र डाली जाए कि ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस जो है ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो डो जोन तो ऑलरेडी हमने देखा था कि कल ही डो जोन में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही थी, 2.5% तक की गिरावट। और वहीं पे अगर हम बात करें बाकी इंडाइसेस की, नैस्डैक एंड ऑल, तो उसमें भी करीबन 2.5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल ही रही थी। तो एक्सपेक्टेड था आज का इंडियन मार्केट जो है निगेटिव में ओपन होगा, और आप देख ही सकते हैं मोर देन 1.5% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल ही रही है। ग्लोबल मार्केट भी पूरा रेड देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं शायद ही कोई इंडाइसेस ब्लू में है, अदरवाइज मैक्सिमम ग्लोबल मार्केट हमें निगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। तो ये इतनी खतरनाक निगेटिविटी के पीछे का रीज़न क्या है ये तो हमें डेफिनेटली जानना है, और एक रीज़न तो नहीं होगा। तो चलिए हम जानते हैं इसके 6 रीजंस जिस वजह से हमें जो है इंडियन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट निगेटिविटी में देखने को मिल रहा है। इस नेगेटिविटी के पीछे का जो सबसे पहला रीज़न है वो है मिडल ईस्ट वॉर टेंशन जो एस्केलेट हो रहा है। और अगर मिडल ईस्ट का वॉर टेंशन एस्केलेट हो रहा है तो ऑब्वियस है कॉन्फ्लिक्ट जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ रहा है। यानी जो प्राइमरीली हम बोल सकते थे कि इंटेंसिफाइंग वॉर जो इन्वॉल्व था ईरान, यूएस और इजराइल का, ये हमें सेकेंड वीक में फ्रेश रिपोर्ट के साथ स्ट्राइक ऑयल टैंकर्स के साथ देखने को मिल रही है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वेस्ट एशिया का, वो वॉर जो है वो एस्केलेट हो रहा है, बढ़ रहा है। या उसमें एक न्यूज़ बीच में आई थी कि ये वॉर ख़त्म करने के लिए कुछ जो टर्म्स है उसके लिए ईरान रेडी हो चुका है, तब मार्केट रिकवर कर गया था। लेकिन अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ कंफर्म नहीं आई है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर रिड्यूस होते जा रहे हैं रिस्क के साथ और सेल कर रहे हैं अपनी इक्विटी। तो ऑब्वियस है इंडियन मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी पे हमें इसका इंस्टेंट जो है इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। और इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो वॉर एस्केलेट हो रही है इस वजह से भी इंडियन मार्केट आज नेगेटिविटी में देखने को मिल रहा है। नाइदर इंडियन मार्केट बल्कि सब के सब ग्लोबल मार्केट। जो सेकेंड रीज़न है वो है क्रूड ऑयल प्राइजेस स्पाइक। क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है वो स्पाइक हो रहे हैं, और यही कंसर्न है कि सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है। और हम बोल सकते हैं जो स्टेट ऑफ हर्मस है यहाँ से भी जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइजेस थे वो $100 पर बैरल हो चुके हैं। यानी ये करीबन हायर हो चुका है, 114 से $17 के बीच में एक सेशन आया था वैसा। अब इन्फ्लेशन इस वजह से कंसर्न है, और इंपोर्ट का नेशन इंडिया जैसे नेशन पे बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल जो है ये कंट्री यहीं से हमस का जो कॉरिडोर है यहीं से मंगाती है, और यही टेंशन में देखने को मिल रहा है। हायर इन्फ्लेशन इसकी वजह से देखने को मिलेगा, हायर इंपोर्ट बिल आएगा, और इसी का प्रेशर आएगा कंपनी के प्रॉफिट्स पे भी। यानी हम बोल सकते कि जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने फटाफट स्टॉक को सेल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब बदलने वाली है कंपनी के
अपने बैलेंस शीट्स में भी, जो कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। इफ़ यू वांट मी कि आपको मैं ये लिस्ट बताऊँ कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड कौन से स्टॉक है और कौन से स्टॉक्स पे इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा इनके पोर्टफोलियो में, इनके बैलेंस शीट में, तो आप मुझे जो है BS लिखिए कमेंट सेक्शन में और हम ये स्टॉक्स की लिस्ट लेकर आएंगे जो आपको बताएगा कि कौन से स्टॉक्स है जो आने वाले अपने सेशन में बैलेंस शीट के निगेटिव में मार्किंग होते हुए और गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड रीज़न रहा है वो रहा है जो रिकॉर्ड है लो रुपीस का, वो रुपीस वीकनेस में देखने को मिल रहा है, वीकर होता जा रहा है। तो इंडियन रुपीस जो है अराउंड रुपीस 92 प्लस पर US डॉलर देखने को मिल रहा है, यानी रिकॉर्डेड लो देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कि इंडियन रुपीस का हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि रिकॉर्डेड लो होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना मनी निकाल रहे हैं, इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है और मार्केट के सेंटिमेंट्स भी निगेटिव हो रहे हैं। जब इंडियन रुपीस गिरेगा तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिस वजह से इंडियन मार्केट पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। जो फोर्थ रीज़न है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का सेलिंग। अब परसिस्टेंट FIS का सेलिंग देखने को मिल रहा है, यानी रिलेटेडनेटली जो है सेलर्स का ऑफलोडिंग इक्विटी करीबन 57,000 करोड़ का हो चुका है लास्ट 10 दिनों में। 10 ट्रेडिंग डेज, छुट्टियों को आप इसमें से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से मनी जो है ये सेफर एसेट्स US डॉलर और गोल्ड माने जा रहे हैं, ना कि इंडियन रुपीस। तो अगर US डॉलर सेफर माने जाएगा तो ऑब्वियसली FIS अपना सेलिंग करेंगे और डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे या गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी अपना पैसा दाव पे नहीं लगाना है। ये भी एक रीज़न है जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडियन मार्केट में आज गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो फिफ्थ रीज़न देखने को मिला हमें वो है वीक ग्लोबल कर्व्स। अब ये तो हमने पहले ही देखा कि US और एशियन मार्केट जो है ये ऑलरेडी गिर चुके थे क्योंकि वॉर और ऑयल का फियर है। तो इंडियन मार्केट में यूजुअली यही जो सेंटिमेंट्स हैं ये फॉलो होते हैं और वही होते हुए हमें देखने को इंडियन मार्केट में मिले हैं। अब इसके अलावा एक जो सिक्स्थ रीज़न हमें देखने को मिला वो मिला है सेक्टोरियल ब्लीड, यानी सेल ऑफ की वजह से बॉर्डर बेस PSU बैंक्स, ऑटो सेक्टर या ये लीडिंग डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं और 16 मेजर सेक्टोरियल इंडाइसेस जो NSE के हैं वो सब रेड में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस है पूरा मार्केट अगर यदि इतना रेड में है तो सेक्टोरियल की इंडाइसेस की वजह से ही है, ऐसे तो नहीं होगा। तो मैक्सिमम इंडियन मार्केट में निगेटिविटी के पीछे ये 6 रीजंस रहे हैं। इस 6 रीजंस की वजह से नॉट ओनली इंडियन मार्केट बट ऑल्सो द ग्लोबल मार्केट हमें निगेटिव में देखने को मिला, क्योंकि वॉर एस्केलेट हो रही है। वॉर एस्केलेट होगी तो सभी लोग इंडियन रुपीस का वैल्यू जब कम होगा, वीकर होगा, तो डॉलर्स में या गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। इस वजह से भी इंडियन मार्केट जो है नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब ये दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो क्रिएट होते हैं शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी भी क्रिएट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस पे से फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने फंडामेंटल्स और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में देते हुए स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। अब रहा सवाल मार्केट से एग्जिट करने का। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे स्टॉक्स में फंडामेंटल्स देख के और रिस्क मैनेजमेंट को सोचते हुए इन्वेस्ट किया है तो अभी भी आप मार्केट में बने रह सकते हैं। मार्केट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देता है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें अभी मिल रही है, आगे और भी मिलने वाली है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह मार्केट को देख सकते हैं इफ़ यू आर कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फंडामेंटली और बिजनेस और कंपनी देख के इन्वेस्ट करते हो तो ही। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बिना रिसर्च के टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट कर रखा है, तो अभी आपका भगवान ही मालिक हो सकता है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, सो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड investment advisor, so definitely I'm not giving any advice here. If you want to invest, ask your financial advisor or do your own research.